अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है एज पर डिस्कस्ड हमारे जो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बताया भी था मैंने आपको कि ये हमें इसको पढ़ना है और उसमें स्टडी करना है और इसको तमाम चीज़ों को देखना है, तो हम टाइम ज़ाय के बगैर इस पर जो है काम करेंगे। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या है? कम्युनिकेशन जो है, कम्यून के माने एक ग्रीक वर्ड है, उसके माने कुर्बत, करीब, और नेटवर्क जो करीब नेटवर्क्स हो। सही, तो मैंने आपको उसमें बताई थी चीज़ें कि दो टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास। और इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है। एक स्ट्रक्चर्ड है, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड है। नेटवर्क्स हमारे पास स्ट्रक्चर्ड के अंदर जो नेटवर्क्स हैं वो हमारे पास होते हैं मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक के अंदर हमारे पास जो होते हैं वो कॉपर के, एल्युमिनियम के, सिल्वर के, ये होते हैं। केबल्स होती हैं इसके अंदर। और नॉन मेटालिक के अंदर जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर और ग्लास होते हैं। अच्छा, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर हमारे पास क्या है, वो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर चीज़ें, वाईफाई वगैरह इस तरह से जो रेडियो वेव्स उस पे काम कर रही होती हैं। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं। इसमें है कि हमारे पास डेफिनेशन नेटवर्क की क्या है, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, क्लैरिफाई एग्जाम्पल बतानी है आपको। अच्छा, नेटवर्क is a set of technology including hardware, software, and media that can be used to connect computers together, enabling them to communicate, exchange information, and share resource in real time। पीटर नॉर्टन ये कहता है, आपके पास एक नेटवर्क जो है वो कई कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए काम में यूज होता है रियल टाइम। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है? कॉस्ट, डेफिनेटली बहुत सारा कॉस्ट सेविंग है इसके अंदर, पर्सनल कम्युनिकेशन में। डेटा बैकअप मौजूद है, रिलायबल है हमारे पास, परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, पर्सनलाइजेशन का कॉन्टेक्चुअलाइज सर्विसेज। अच्छा, नेटवर्क डिजाइन के इश्यूज क्या हैं? मीडिया टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, एड्रेसिंग नेटवर्क में। मीडिया हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इस हमारे पास किस तरह की जो है अरेंजमेंट्स है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, प्रोटोकॉल कौन सेट ऑफ रूल्स है जो फॉलो कर रहे हैं। किस तरह की एड्रेसिंग को फॉलो कर रहे हैं हम, उसकी नेमिंग क्या है, ये तमाम उसके डिज़ाइन के इश्यूज हैं, है सिक्योर्ड है या नहीं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आपके पास जो आपके पास वायर्ड है मीडिया, जो कॉपर पेयर्स हैं, उसको यूटीपी कहते हैं। शीट पेयर है हमारे पास, इस तरह की केबल होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास कहते हैं दूसरी यूटीपी होती है, अनशीट टू शीट पेयर, जो आपके पास RJ45 होता है, उसको हम कह सकते हैं। शीट टू शीट पेयर है हमारे पास, आपकी नेटवर्क केबल है जो आप देखते हैं, तो ये कंप्यूटर में लगी हुई होती है। कोएक्सियल केबल है, आपके पास घर में जो केबल आ रही है, टीवी केबल है, ये वो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। उसका ऑप्टिकल फाइबर जो है, जाहिर सी बात है, बेस्ड ऑन द ऑप्टिक्स, इसमें ग्लास होता है या ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, और कम्युनिकेशन इसके अंदर बेसिकली लेजर चल रही होती है, और लेजर डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया, इंफ्रारेड रेडियो, माइक्रोवेव। इंफ्रारेड आपने रिमोट कंट्रोल में देखा होगा, चैनल चेंज करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो रेडियो है, रेडियो वेव्स, ऐसा भी, ऐसा वन, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, इस तरह की माइक्रोवेव आपने देखी होंगी। इसके अंदर माइक्रोवेव आपको मोबाइल माइक्रोवेव यूज़ करता है 900 मेगाहर्ट्ज से 1700 मेगाहर्ट्ज तक। सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो यूज होती है। सेटेलाइट का दूसरा नाम है बैंड पाइप आर्किटेक्चर, यानी कि आप जो है वो जो सिग्नल भेजते हैं उसको वो रिट्रांसमिट आपको कर देती है, या फिर इंटेलिजेंट सेटेलाइट होती है जिसके अंदर रिपीटर्स एंड राउटर्स लगे हुए होते हैं जो कि सिग्नल को स्ट्रेंथन करके वापस भेजते हैं। उसकी पूरी एक पूरी डिटेल्स है। अच्छा, इसके में आपके पास एक फ्रिक्वेंसीज हैं हमारे पास। देखिए, ये वाली फ्रिक्वेंसीज है एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी, ये आपके पास हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। वेल्स आपस में बात करने के लिए यूज़ करती हैं, वेल्स यूज़ करती हैं, बहुत लो फ्रिक्वेंसी होती है, और सबमरीन्स भी इसको यूज़ करती हैं। सब पानी के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसीज जो है हमारे पास,
डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा तेज, ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है, उसकी इसकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है। सही है, काफ़ी छोटी वेव्स होती हैं, और लार्ज एक्सट्रीमली लार्ज फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या है, काफ़ी बड़ी होती है। अच्छा, आप इस पे तमाम चीज़ें बता दी हैं कि कौन किस में आ रहा है। पावर एंड टेलीफोन्स के अंदर आ गए, और कॉर्टेक्स पेयर यहाँ से यहाँ तक आ गया, कोएक्सियल केबल जो है 10 to the power 3 से लेकर 10 to the power 9 तक आ गया। फिर टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट ट्रांसमिशन 10 to the power 9 से लेकर 10 to the power 11 तक आ गया। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको टेलीकॉम में जाना है तो आप उसको याद रख सकते हैं, अगर समझने के लिए काफ़ी है। 10 to the power 40 से लेकर 15 तक जो है हमें ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह तमाम चीज़ें ट्रांसमिशन मीडियम के मौजूद है। फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से चार्ट है ये। नेटवर्क टोपोलॉजी, किस तरह से नेटवर्क आपने डिज़ाइन किया है, अरेंज किया है फिजिकली। तो पॉइंट टू पॉइंट पी है हमारे पास, बस है, स्टार, रिंग, मैच एंड हाइब्रिड। सही है, तो डिफरेंट टाइप्स की एक दो तीन चार पाँच छः छः टाइप की टोपोलॉजीज यूज़ करते हैं, और कई टेक्नोलॉजीज और कई नेटवर्क हम बना सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से भी। ये आप देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट दो कंप्यूटर्स आपस में अटैच हैं, बस के अंदर आप देखिए ये नेटवर्क है, ये सारे कंप्यूटर्स, छह कंप्यूटर आपस में अटैच हैं, स्टार एक सर्वर है, और सारे टर्मिनल्स अटैच हैं। रिंग के अंदर जो है एक रिंग चल रहा है, और जिसको रिंग मिल जाता है वो कम्युनिकेट कर सकता है। फिर है हमारे पास कंप्यूटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, पार्शियल नेटवर्क, फुली कनेक्टेड नेटवर्क। अब ये पूरा जो है नेटवर्क जिसका कनेक्ट है, कोई भी कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो फिर भी नेटवर्क ऑन रहेगा। और इसके अंदर जो है अगर सर्वर बंद हो जाए तो नेटवर्क गया। इसके अंदर अगर ये कंप्यूटर बंद हो जाए बाकी नेटवर्क चलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, जो मैंने बताया वो ये रूल्स ऑफ द सिंटैक्स प्रोटोकॉल्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, प्रोटोकॉल डिफाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, टीसीपी/आईपी, इसमें डेटा ट्रैफिक ओनली। टीसीपी/आईपी जो है वो करता क्या है, प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये करता है आपके पास जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दिया था, और मैंने आपको वीडियो दिखाई भी थी, वॉरियर ऑफ द नेट। उसके अंदर टीसीपी/आईपी एक्नॉलेज करता है, वो प्रोटोकॉल क्या करता है, एक्नॉलेज करता है। उसके अंदर दिखाया है वीडियो के अंदर कि आप जो मैसेज भेजते हैं वो आपको बताता है कि ये मैसेज जो है किसके पास पहुंचा है, वो आपको acknowledgement देगा। उसकी लेयर्स होती हैं 7 लेयर्स। सही है, हाँ, ओ एस आई लेयर्स जिसे हम कह रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद सम अदर प्रोटोकॉल्स, नो वर्ड, नो वेयर ऐसे पॉपुलर, नेट बायोस है, नेट बी वाई है, आई पी एक्स एंड एस पी एक्स, ये सारे अदर प्रोटोकॉल्स। एड्रेसिंग मोड, देखिए जो कंप्यूटर होता है आपके पास उसका अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसको मैक एड्रेस कहते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होता। और लॉजिकल आईपी एड्रेस जो है वो हमारे पास आईपी एड्रेस कहलाता है, लोकल लॉजिकल एड्रेस जो आईपी एड्रेस कहलाता है। दो एड्रेसेस होते हैं। तो आपका मैक एड्रेस जो है आपके पास फिजिकल लोकेशन बताता है कि कौन सा कंप्यूटर ने क्या भेजा है। आईपी एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। मैक को आप चेंज नहीं कर सकते, और लॉजिकल आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट है 80 पोर्ट है हमारे पास, वेब सर्विसेज के लिए है। और डिफरेंट पोर्ट्स के नाम, पोर्ट 53 है हमारे पास। तो ये आईपी सॉकेट क्या होता है आपके पास, आईपी एड्रेस प्लस सीपीयू पोर्ट, आइडेंटिफाई बोथ एप्लीकेशन एंड द मशीन इट्स ऑन, तो सॉकेट कहलाता है ये आपके पास। मैक एड्रेस 48 बिट्स है, इथरनेट का फ्लैट एड्रेसिंग है। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर कि आपके पास आईपी एड्रेस आपको बता रहा है, यहाँ पे देखिए 192.168.5.2 हमारे पास है। इसके अंदर चीज़ें बताई हुई हैं। ये आपका आईपी एड्रेस है। इसकी डिटेल्स आप चाहेंगे तो आपको फिजिकल एड्रेस पता लग जाएगा, हाँ, जिसको मैक एड्रेस भी कह रहे होते हैं। अच्छा, आई पी वर्जन 4 जो है हमारे पास 128 बिट का होता है। और ये डेफिनेटली इसकी नीड क्या है कि आपको जिस हिसाब से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है नेटवर्क की, इसके लिए हमें बड़ा एड्रेस चाहिए ताकि हम चीज़ों को उस हिसाब से जो है कंप्लाइंस दे सकें। अच्छा, आपके पास क्या ही सबनेट मास्किंग है, आईपी एड्रेसिंग 192.168.15.2। अच्छा, मैंने क्लास में आपको बताया था ऑलरेडी कि आपके पास हमें अभी देखते हैं हमें कितना कितने कंप्यूटर्स का बनाना है। अगर हमें कंप्यूटर के अंदर तीन तीन कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है, डेफिनेटली जब एड्रेसिंग करेंगे, आईपी एड्रेस करेंगे, लिखेंगे 2 to the power 2 जो है हमारे पास क्या होगा, 4। सही है, तो अगर हम 4 का नेटवर्क बनाएंगे तो आपका 3 उसके अंदर आ जाएगा। अगर बेहतर ये होगा 2 to the power 3 ले लें आप, यानी कि 3 बिट्स ले लें।
सही है, यानी कि लास्ट 3 बिट्स, यानी यहाँ पर जो बिट्स हैं 1 2 3, ये 3 बिट्स को हम ले लें और इनको इस्तेमाल करते हुए एड्रेसिंग करें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर नेटवर्क जब एक्सटेंड होगा तो आपके पास जो है वो एड्रेस पड़े हुए होंगे ताकि उसको एक्सटेंड कर सकें, उसको बढ़ा सकें। सही से प्लस मास्क में होगा 255 255 255 सही है, तो ये आपके पास जाहिर सी बात है कि सबनेटिंग में इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को, और डेफिनेटली इट हैज़ द हॉस्ट पार्ट। अच्छा, इसको डेस्टिनेशन एप्लीकेशन में आइडेंटिफाई थ्रू टीसीपी पोर्ट्स, कॉमन टीसीपी पोर्ट्स, इसमें एचटीटीपी क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 80 है, एसएमटीपी 25 और डीएनएस क्या है 53 है। सही, तो ये 3 बेस्ट पोर्ट्स हैं जो यूजली यूज की जाती है, कॉमन पोर्ट्स हैं, एंड दे आर रियली फेमस। अच्छा, machine address are difficult to memorize. Solution provide recognizable name to numerically address internet resources. Google.com, Stanford.com, NIT.edu.bk। सो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे एड्रेसिंग नेम जो है आपको मुश्किल से याद रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी मर्जी से उसका नाम दे देते हैं, निकनेम दे देते हैं। उसको Google.com हम समझते हैं Google.com है, मगर जब वो जाता है तो उसमें आपके पास उसके पीछे उसकी जो एड्रेस होता है वो कम्युनिकेट हो रहा होता है और उसको चेक किया जा रहा होता है। आपका stanford.edu लिखा होता है, लिखते हैं, मगर पीछे जो उसका एड्रेस होता है, मशीन एड्रेस होता है। ओके, टीएलडी लिस्ट है हमारे पास लंबी सी, आप तो देख सकते हैं। टीएलडी लिस्ट जो है लंबी सी, इसमें डॉट डॉट कॉम कहाँ पे आएगा, पीके कहाँ आएगा, ईडीयू कहाँ आएगा, और इस तरह की पूरी लिस्ट है आपके पास। डॉट जीओवी कहाँ पे आएगा, ये टीएलडी लिस्ट है। होस्ट फाइल ऑन ईच मशीन, लिनक्स यूनिक्स एक्सेट्रा, होस्ट फाइल विंडोज, ये सारी होस्ट फाइल जो हम रखी जा रही होती है, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर। Centralized domain name server systems, scalable distribution. The name to IP mapping is available on DNS server. DNS authoritative server. Each domain has at least 2 authoritative servers. DNS caching server. Each LAN can have one. The DNS server are 2 types. DNS authoritative server. Each domain has at least 2 DNS authoritative server. ये servers के नाम है DNS, और DNS क्या कर रहा होता है, क्या कुछ करता है, उसको फीचर के अंदर देखते हैं। एक्चुअल में DNS जो मैप करता है आईपी को उसके नाम के साथ। ठीक है, डीएनएस हम आ गया आपके पास 192.168.15.1, और आप इसको देख सकते हैं cmd.exe में जाके एनएस लुकअप, जो एनएस लुकअप देखेंगे तो आपको NAIT का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जा कहाँ पे रहा है, 202, यानी कि ये यहाँ जा रहा है। अब आप लिखते ही हैं, जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर डीएनएस के थ्रू ही काम करते हैं। अच्छा, लेट assume that a student in the NIT wishes to access NAST, तो आपके पास ये तमाम वैल्यूज में आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउजर्स होते हैं हमारे पास। क्रोम है, आपके पास फायरफॉक्स है, मोजिला मोजिला फायरफॉक्स है, ओपरा है, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउजर्स। एड्रेस बार्स है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद क्या, एग्जांपल एप्लीकेशन, स्टूडेंट पीसी द मशीन, पीसी एनएटी डॉट वेब सर्वर, पैकेट सोफा, how to send request to the web server, which application web server must process this packet, but how to send this request to the web server, किस तरह से ये जा रही थी वेब सर्वर। तो हम करते क्या, DSU.edu.pk हमने लिखा, हॉस्टल में आईपी एड्रेस मस्ट नो। तो आपके पीछे जो इसके पीछे जो लिखा होता है उसका एड्रेस लिखा होता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट कर दी जाती है। डोमेन सर्विस डीएनएस। ठीक है, रिक्वेस्ट टेल मी द आईपी एड्रेस और DSU.edu.pk। डीएनएस क्या कहता है, डीएनएस कहता है ये एड्रेस है। अच्छा, अब ये एड्रेस तो आपको पता लगा, वो उस एड्रेस से बात कर सकता है, जा सकता है, चेक कर सकता है। अच्छा, टीसीपी पे वेल नोन एप्लीकेशन इज आइडेंटिफाई यूजिंग पोर्ट्स, ये मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। HTTP सर्वर की पोर्ट 80 है हमारे पास, 1024। अच्छा, जो 1024 से बड़ी पोर्ट्स है हमारे पास, वो स्टैंडर्ड पोर्ट्स नहीं होती, 65535 तक की पोर्ट्स की लिमिट होती है।
टाइप डेस्टिनेशन बता दिए, नेटवर्क मस्ट बी सेम टू द एक्सप्लेन लेटर, नेटवर्क के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पैकेट सो फार, सॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क इन हाउस पार्ट assuming /24 separate mask to explain later. IP source address हमारे पास क्या है, आपके DNS found through this. अच्छा, communicate with any host physical address must know. आपका physical address होगा तो आप उस वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. IP address is the MAC address, address ARP address resolution protocol. सही, अब ये क्या होगा, ये यहाँ जाएगा. ठीक है, MAC address आपको पता लग गया is this, इसने रिप्लाई किया और अभी दोनों आपस में बात कर सकते हैं. अच्छा, मैक फ्रेम क्या, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, पेलोड. पेलोड के अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, गेट HTML 1.1 जो भी कुछ का वर्जन है वो आता है, एक्सीएस आता है. इनकैप्सुलेशन, पेलोड, टीसीपी सेगमेंट, पेलोड, आईपी पैकेट, पेलोड. ठीक है, इस तरह से जो है पैकेट बनता है पूरा. इनकैप्सुलेट किस तरह से होता है, या पेलोड वो डेटा होता है जिसको आप भेजना चाह रहे होते हैं, और इसके अंदर गेट HTML 1.1, डेस्टिनेशन पोर्ट आ गया, सोर्स पोर्ट आ गया. अच्छा, ये सारा एक कोई भी, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी और ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी. डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स आईपी क्या है, कौन भेज रहा है, किसको मिल रहा है, ये आईपी आ गया. ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आ गई. तो ये सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस यहाँ आईपी आएगी, यहाँ पे आईपी दोनों की आएंगी, यानी मैक एड्रेस दोनों का आएगा और ये पूरा एक्सेस आ जाएगा. ठीक है, आपको बता दिया इसमें. www directory and www server is sent back to the browser for display. अब ये आपको वेब थ्रू साइट के थ्रू दिखा रहा है, तो आपके पास इस तरह की चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी. तो आज हम क्लास में पढ़ा नेटवर्क मीडिया, नेटवर्क टोपोलॉजी, एड्रेसिंग स्कीम, नेम रेजोल्यूशन टेक्निक्स, लिस्टेड एग्जांपल विल ट्रांसफर बिटवीन ब्राउज़र एंड वेब सर्वर्स. नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारे पास, आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा, वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं. अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या कुछ है, थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं, या आपके पास कुछ लेक्चर्स मैंने बनाए हैं. अच्छा भाई. जी, हमारे पास जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर तो उसको हटा ही देता हूँ. अच्छा, इसमें बताइए इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं, ज़रा बताइए. ओके, एक पिज़्ज़ा है, डॉक्टर है, घर है, ट्री है, टीवी है, बिल्ली है, बल्ब है, कुर्सी है. आप कहेंगे दो दो चीज़ें हैं इंटेलिजेंट, एक ये इंटेलिजेंट और ये इंटेलिजेंट, बिकॉज दे कैन थिंक, दे कैन प्रोसेस. अच्छा, आपसे पूछा जाए, आप सर्च करके बताइए कि चूहा जो है यहाँ से यहाँ कहाँ से जाएगा, तो चूहा जो है पहले यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, डिफरेंट रास्ता ढूंढेगा. इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट एनिमल. ओके, अब उसके बाद क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस 137 13, 137. उसके बाद 13 है हमारे पास, उसके बाद 21 है. तो आपको नेक्स्ट सीक्वेंस बताना है, तो आपको पहले का डिफरेंस 2 का है, दूसरे का 4 का है, तीसरे का 6 का है, और उसके बाद क्या है, ये हमारे पास 6 के बाद जो है कितना हो गया, 8 का है. तो अब क्या होगा, 10 का होगा डिफरेंस. सही है, तो पहले
पहले जो है 1 + 2 3 है, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, यानी कि आपके पास क्या 31 होगा नंबर ये। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, इंटेलिजेंस मीन एबिलिटी टू प्लान एंड स्केड्यूल, एबिलिटी टू मेमोराइज एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू आंसर फजी क्वेश्चंस। फजी क्वेश्चंस के माने जिसका आंसर जो है वो 0 1 में नहीं होता, कहीं बीच में होता है, उसको फजी कहते हैं। एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू रिकग्नाइज, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू परसीव, एंड मेनी मोर। तमाम चीज़ें इंटेलिजेंस में आ रही होती हैं। ठीक है। What if a machine search through a mesh and find a path? कैसा लगेगा आपको? A machine solve problem like the next number in the sequence. How you feel? A machine develops a plan. Machine diagnose and prescribe. Machine answer ambiguous question. Machine recognize fingerprints. Machine understand. Machine perceives and many more. ये तमाम चीजें आजकल के दौर में पॉसिबल हो चुकी हैं। सही है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आ रही होती हैं चीजें सारी। मशीन बिहेव लाइक ह्यूमन। ओके, ह्यूमनॉइड। ओके, तो ये पहला लेक्चर हमारा जो है ये हमने एंड कर लिया है, और हम उसे सेव कर देते हैं। ठीक है, आपको ईमेल में प्रोवाइड कर देंगे चीज़ें, और उसके बाद सेकंड लेक्चर देखते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर सिस्टम थिंक लाइक a human, the automation of the activities that we associate with human thinking activities such as decision making, problem solving, learning। तो ऐसी बात है कि आप मशीन जो है, जो ह्यूमन थिंकिंग का सोच सकें, एक्टिविटीज कर सकें, डिसीजन ले सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, सारे के सारे क्या इंटेलिजेंट मशीन है। तो 1978 के अंदर वेलमैन ने कहा था, और जो कि राइट नाउ इट्स पॉसिबल। डीप ब्लू आपके सामने एग्जाम्पल है, तो क्योंकि वो सोच सकता है। एलेक्सा आपके सामने एग्जाम्पल है, वो गूगल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, दैट कैन थिंक। The exciting new effort to make computer think machine with mind in full and literal sense, 1985 में कहा गया। 1982 में कहा गया studio computation that make it possible to perceive, reason and act। तीनों चीजें, perceive, reason और act, डेफिनेटली तीनों चीजें अब ये IoT के अंदर आ रही है। स्टडी ऑफ मेंटल फैसिलिटी थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स, डेफिनेटली ये तमाम चीजें जो है कंप्यूटर्स के हिसाब से बताई गई, ऑर्डर क्रिएटिंग मशीन दैट परफॉर्म फंक्शन दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म बाय पीपल। डेफिनेटली आपके पास ये तमाम चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही समझाने के लिए बताई जा रही है। There are computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior. Lugar and इसका फील्ड 1983 में कहा गया। अच्छा, अब है क्या, the study of the how to make computers do things which at the moment people do better। On the face, it is definition may appear simplicity that at the moment has significant time element। Okay, the lecture 2 हिस्ट्री थी जो खत्म हो गई, फिर लेक्चर 3 है हमारे पास। अच्छा, लेक्चर 3 के अंदर स्लाइड बड़ी थोड़ी सी। अच्छा, इसमें आपके पास हिस्ट्री बताई जा रही है कि पहला 1943 में फर्स्ट एआई था, फिर उसके बाद क्वाइन 1956 में आया, फिर लिस्प 1958 में, फिर माइक्रोसॉफ्ट 1923 में बनी, फिर रियलाइजेशन ऑफ ऑर्डर्स बनी, फिर एआई बिकम्स एन इंडस्ट्री बना, न्यूरल नेटवर्क 1986 में बना, और एआई ए बूमिंग इंडस्ट्री टुडे। डेफिनेटली ट्रू। पैराडाइम शिफ्ट, सही, यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट हुआ है हमारे पास। पैराडाइम शिफ्ट, एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ पे आ गए हमारे पास, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारे पास आ चुके हैं। रोबोट कंट्रोल आप देखें, रोबोट को डिसीजन ले सकते हैं, बॉल को टारगेट को बजा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोर्स है वो बेस करता है इंडक्शन पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, जेनेटिक एल्गोरिथम पे, नॉलेज बेस्ड रीजनिंग पे, एक्सपर्ट सिस्टम, अनसर्टेनिटी, लर्निंग, प्लानिंग, एडवांस टॉपिक, इंक्लूजन। ओके, उसके बाद हमारे पास जो लेक्चर है,
अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम दी हुई है इसके अंदर, और मैं इसे समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, पेपर में नहीं देता। इसमें करना क्या है, हमारे पास एक लीगल एक गेम है, इसके अंदर हमें करना क्या है कि स्टार्ट यहाँ से करना है, गोल यहाँ पे करना है, ठीक है। 22 यहाँ पे आ जाए और 11 यहाँ पे आ जाए। स्टार्ट यहाँ से करना है, एंड यहाँ पे करना है। तो वंस मूव राइट, टू मूव लेफ्ट। तो एक जो है वो वंस जो है रूल क्या है, वंस मूव राइट, सही है। एक तरफ से लेगा, मगर दो जो है वो लेफ्ट से चल सकते हैं, ओनली वन मूव एट अ टाइम। एक मूव एक बाकी चलेगा हमारे पास, हॉपिंग कर सकते हैं, छलांग मार सकते हैं, नो बैकअप, बैकिंग अप नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर रूल्स, हॉपिंग पॉसिबल है। अच्छा, अब आगे देख लीजिए कि आपके पास राइट पे गया तो ये एक राइट पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये टू यहाँ पे गया और टू यहाँ पे आ गया, ये टू यहाँ पे गया और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया, सॉरी। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया कि टू जो है, ये वन जो है वो आ गया। अब ये दो चलेगा, ये दो चलेगा, ऐसा मतलब ये कि एक और दो, तो ये वन हमारे पास यहाँ पे आ गए। वन राइट है और टू लेफ्ट है, ठीक है। वन राइट है और हमारे पास टू लेफ्ट। तो आपके पास क्या है, आपके पास ये वाला जो है लेफ्ट पे जा रहा है, तो ये टू लेफ्ट चल जाएगा बड़े आराम से। तो आपके पास हुआ क्या है, ये हो गया। अब ये राइट पे चला, यहाँ पे तो एक चला, वन टू वन। और आपके पास क्या हुआ फिर, अब उसके बाद ये टू जो है, जब इस साइड पे चला, वन को भी क्रॉस कर दिया, टू को भी कर दिया, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, वन डबल टू। अभी क्वेश्चन मार्क दोनों कॉर्नर पे आ गया। आप उसके बाद ये चलने का लॉजिक बताया जा रहा है, ये स्टक हो गया यहाँ पे, ट्रायल टू किया आपने। अच्छा, अब इसमें लॉजिक होनी क्या चाहिए सही, ठीक है। लॉजिक जो है कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। आपने क्या कि हॉपिंग के अंदर आपने बताया ये, आपने बताया ये, आपने ये बताया, आपने ये बताया। इसका सोल्यूशन है इसका। इसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बीच में क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब ये चीज यहाँ पे आ सकती है, आ सकती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये चीज पहले के बाद आ सकती है, यानी कि सेकंड लास्ट, सेकंड। अब यहाँ पे हो गया फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पे हमने कंडीशन बताई इसके बाद, या आपके पास क्या है, या तो ये ऐसा हो जाएगा, या तो ये यहाँ पे जंप करेगा, ये क्या आपके पास राइट पे, लेफ्ट से जो राइट पे जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर क्या है आपके पास, ये टू की कंडीशंस है, ये क्वेश्चन मार्क टू से पहले आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क टू से पहले आ जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क डबल टू के बाद आ जाएगा। ये पूरा जो है चला के आपको फाइनल बता देगा। अच्छा, फाइनल के अंदर ये है कि हम किस तरह स्वैप कर रहे हैं, पूरा स्वैप कराते 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 यहाँ पे 22 क्वेश्चन मार्क डबल वन आपके पास ही होकर रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बताया जाता है, इससे आसान एग्जाम्पल भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमें लेके जाना है, अच्छा जो हमें नेक्स्ट जो लेके जाना है, असल में टाइम कम है और चीज़ें हमें थोड़ा ज़्यादा करना है। अच्छा, जो हमें पास नेक्स्ट लेके जाना है, वो आपके पास जो टॉपिक है वो ये है। अच्छा, इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ब्रीफ स्टडी अफेयर है। ये डेफिनेशन है, क्वेश्चन आंसर है, फाइनल में पूछे जा सकते हैं इस चीज़ के क्वेश्चन। अच्छा, उसमें ये तमाम चीज़ें, रीजनिंग, प्लानिंग, ये सब आ चुकी हैं, आपको पता है, मैंने आपको अभी बता दी है ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, न्यूरोसाइंस, ये सब चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, न्यूरोसाइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंट्रोल थ्योरी, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, लिंग्विस्टिक्स, ये सब एआई के अंदर आती है। इसकी हिस्ट्री आ गई, मैं इसको नहीं बता रहा, मैं इसको नहीं बता रहा। कंप्यूटर टॉक कर सकते हैं, हाँ टॉक कर सकते हैं। इसमें रिकग्निशन हो जाती है, वोकैबुलरी आपके पास सही कर देता है कंप्यूटर, ये राइट नॉट इज पॉसिबल। नॉर्मल स्पीच को रिकग्नाइज कर लेता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अंडरस्टैंड डिफरेंट रिकग्निशन, हाँ ये दो डिफरेंट रिकग्निशन पे बात कर लेता है। मैं आपको एग्जाम में वो दिखाया हुआ भी था आपके पास,
ऐड दिखाया डिफरेंट इसके अंदर। और जो डेंटिस्ट का ऐड है इसके अंदर तो दांत खराब हो जाता है मगर मशीन पहचानती नहीं है उसे। सही है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आर देयर, टाइम passes quickly like an arrow, command, time flies। मशीन लर्निंग क्या है? क्या कह रहे होते हैं? अलाउ कंप्यूटर टू लर्न टू डू थिंग विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। सिर्फ प्रोग्रामिंग के बगैर जो है अगर कंप्यूटर फैसले कर पा रहा है वो मशीन लर्निंग। देख लीजिए आप, ये रिकग्नाइज कर रहा है ये ए है बी है सी है क्या है। इंटेलिजेंस क्या है? नॉलेज सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये देखिए मैंने अभी बताया, जो पढ़ा चुका हूँ आपके बाद, मेकिंग डिसीजन प्लान। You want to take a holiday in Brazil, you need to decide on dates and flights, you need to get to the airport, etc. Involve sequence of decision plans and actions। अच्छा, ये रियल एग्जाम बताएगी इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर ये है कि हम इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस को कैसे रिलेट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं एबिलिटी टू यूज सेंसर्स, ईयर्स, टच, इमेजिनेशन, लर्न, एडेप्टिव, कॉस्ट, information resources, large amount of external information, ability to make complex calculation, ability to transfer information, ability to make serious calculation rapidly। अच्छा, इसमें एआई के अंदर क्या है? स्टेट ऑफ एआई सिस्टम इन प्रैक्टिस, स्पीच सिंथेसिस, कंप्यूटर विजन, लर्निंग, प्लानिंग एंड रीजनिंग ओवरऑल। ये तमाम चीज़ें जो है एआई के अंदर आ रही होती हैं, एज अ ब्रांच चल रही होती हैं, लर्निंग वगैरह प्लानिंग सब कुछ चल रहा होता है। पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, कस्टमर सर्विसेज, एवरीडे लाइफ के अंदर इसको यूज कर रहे हैं। द वेब, डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर गेम्स। अच्छा, हाउ आर्टिफिशियल ऑटोमेशन कैसे होती है वो हम बता रहे होते हैं, नॉन लेस आप बता रहे होते हैं इसके अंदर। परसीविंग, रिकग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड, रीजनिंग, प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो एआई के अंदर मौजूद हैं, आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या है? ह्यूमन एंड ह्यूमन सिस्टम्स। अच्छा, इसके अंदर क्या है? कैन मशीन बिहेव इंटेलिजेंटली, ऑपरेशन टेस्ट फॉर इंटेलिजेंट बिहेवियर, इमेजिनेशन गेम। सही से इमेजिनेशन गेम के अंदर एआई सिस्टम जो है वो बता रहा होता है, आपको चेक कर रहा होता है। जब गेम्स वाला नॉर्मल खेले होते हैं उसमें क्या होता है? नॉलेज यूजिंग चाहिए, लैंग्वेज और लर्निंग चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू दैट एन इंटेलिजेंट सिस्टम एक्ट लाइक ए ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन की तरह ही वो एक्ट कर रहा होता है। ह्यूमन डू नॉट बिहेव रैशनली। इसमें काफी डिटेल्स के अंदर जो बताया हुआ है कि होता क्या है, एक्शन एक्टिंग रैशनली क्या है, लेक्चर समरी। ये आपके पास एआई सब प्रोग्रेसिव रिकग्निशन। अच्छा, मेजर ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर रोबोटिक्स है, विजन है, लर्निंग सिस्टम्स है, हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स है। इसमें देखिए 14 ब्रांचेस होती हैं इसके अंदर, मगर उन्होंने यहाँ पे 4 बताई। दैट नोट मेरी फॉर सिमिलर टू ह्यूमन एक्सपर्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दैट स्टोर। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम जो है हमारे पास जो काम करता है वो एएचपी पे काम करता है। एनालिटिकल हॉरिजॉन्टल प्रोसेस जो है सर्टिफिकेट मॉडल है जो एक्सपर्ट सिस्टम की हेल्प करता है, इसको काम करता है। हाँ, रोबोटिक्स आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, ये डिसाइड कर रहा होता है, इसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, जैसे बेसियन है, फजी है। इस पे ये जो डिसाइड कर रहा होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन ट्री पे काम कर रहा होता है, कंप्यूटर विजन पे काम कर रहा होता है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये कैमरा सेंसिंग हर चीज़ के थ्रू ये बता रहा होता है कि कहाँ वेदर अच्छा है, कहाँ धूप सही आ रही है, या कहाँ पे मैं किस एंगल पे खड़ूँ चार्ज करूँ गाड़ी, तो उधर वहाँ मैक्सिमम मेरी जो बैटरी चार्ज है, इस तरह की चीज़ें। विजन सिस्टम से हमारे पास एनएलपी है। एनएलपी मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, इसके अंदर एनएलपी के अंदर आपके पास जिसे बोलते हैं उस पर प्रोलॉग पे मैं काम करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, और ये काफ़ी मज़ा आता है मैं काम करने में। इससे आसान चीज़ है, क्वेश्चन नहीं। लर्निंग सिस्टम जो है आपके पास फीडबैक देते हैं, इनको ट्रेन किया जाता है, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे इस तरह से होगा। तो ये लर्निंग फीडबैक्स होते हैं इसके अंदर। तो अगर आप जितना अच्छा इनको इनपुट देंगे उतना ही बेस्ट आपको रिजल्ट देंगे। अगर जितना इनपुट आपका खराब होगा उतना जो है रिजल्ट एक्सपेक्टेशन आपकी अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो ये डिपेंड कर रहा है लर्निंग सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चाह ये रहा हूँ कि पहली बात मुझे पता लगे कि कितना जो है वो
अच्छा भाई, ये छोटा सा एक लेक्चर है, तो मैं ही चाह रहा था मैं इसको ज़रा प्ले करूँ और आप इसको देखेंगे इसमें काम क्या है टाइप्स ऑफ एआई के हिसाब से। or at the moment exist. So we have this nice graph that tells us how artificial intelligence resembles all the human senses. But let's first define what actually AI is and what are the definitions. So, the most simple definition is that artificial intelligence is intelligence presented by a machine. And basically, it can be a flexible agent that interacts with the environment and performs actions to maximize success towards a certain goal. So, these goals can be human capabilities. And we have some capabilities like seeing, hearing, talking, singing, understanding the language, movement, reasoning, and learning. And for each of those capabilities, there is a field of research in artificial intelligence, or at least there was. But most of them still are active and still are existing. For example, for seeing, we have a computer vision, and that was a especially kind of important field in the past, and a lot of advances that came for other areas were first implemented in computer vision. Then we have like sound, hearing and sound processing is a research field in artificial intelligence, as well. Talking, singing is sound synthesis. Understanding the language, that is how we manage to communicate. अच्छा, इसके अंदर जो है ये जो बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फील्ड्स हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटी है, इसमें कंप्यूटर विजन है, साउंड प्रोसेसिंग है, साउंड सिंथेसिस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, हमारे पास रोबोटिक्स है, ऑटोमेटेड रीजनिंग है, और आखिर में क्या है, मशीन लर्निंग है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, ह्यूमन कैपेबिलिटी क्या है? सीइंग, हियरिंग, टचिंग, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज मूवमेंट, रीजनिंग एंड लर्निंग। सही, ये तमाम चीज़ें ह्यूमन के साथ लिंक्ड है। सही, तो इसी वजह से हमें कॉग्निशन पढ़ाया नहीं, ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स को। अगर वो नहीं पढ़ाते तो वो बच्चा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ नहीं पाता। There is a natural language processing that is especially prominent at the moment. So at the moment, natural language processing is really a kind of big field, and a lot of advances it had in past couple of years. Then robotics is for mainly movement, but as well like for sensing environment and mapping like how to move in this environment. Uh, Reasoning, so like we can think, we can reason, so that's automated reasoning. Automated reasoning is mainly logic based. And then we have learning, and here we have like machine learning that is as well like one big field and one really prominent today. And a lot of advances in artificial intelligence are connected to machine learning. So a lot of advances that came in computer vision or natural language processing or robotics in recent years came through machine learning. It was application of machine learning on this field. So like machine learning as on itself, it just like tries to find out how people learn and how a machine can learn to do better stuff based on the data, based on the observing the environment, and things like that. However, if you really want some application, you need to learn something practical, so like something like language, or how to distinguish objects in a picture, or how to distinguish words in a stream of the sound and stuff like that. So that's why we will here focus a bit on machine learning, as it is one of the areas that. अच्छा भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जैसे डेटा, ट्रेन, प्रेडिक्ट। अब लेट्स से आपके पास क्या है, आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक आपका ग्रास है, एक आपके पास रेन है, और एक हमारे पास जो है ग्रास है, रेन है, और नंबर 3 क्या है, हमारा फ्लोर है। तो अगर आपके पास जो है, और अगर आपके पास जो ग्रास है वो वेट है,
अगर आपके पास ग्रास जो है वो वेट है तो इसका मतलब ये है कि फ्लोर जो है वो जो है वो जाहिर सी बात है कि बारिश हुई हुई होगी। सही। तो अगर आपके पास जो ग्रास है, जो घास है, वो घास जो है अगर हवा गीली है तो इसका मतलब रात में बारिश हुई या फिर कोई किसी ने उसको छिड़काव किया। सही है। और अगर डेफिनेटली हम उससे रिवर्स निकाल रहे हैं इसको, उसको रिवर्स निकाल के दिखा रहे हैं कि वो हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ें बताने के लिए होती हैं सुपर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस दैट एक्सप्लोर्स हाउ मशीन कैन लर्न टू परफॉर्म सर्टेन टास्क विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। सही है। तो मैं इसका एक छोटी सी मैंने कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं, आपको दिखाता हूँ अभी। यस। हाँ, देखिए इस पे दो रीजनिंग्स हैं। मैं इसको ज़रा इसको बताता हूँ। अच्छा, एक है डिडक्टिव रीजनिंग। सही। और दूसरी इंडक्टिव रीजनिंग। ये मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बात करता है। रीजनिंग की भी दो लॉजिक्स हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या किया, इंडक्टिव क्या किया, आपने दो मैंगो उठाए किसी बास्केट से, और वो जो थी कैरियाँ थी एक्चुअल में, आपने उठाई और आपने कंक्लूड कर दिया कि जितनी भी बास्केट के अंदर मैंगोज हैं वो सारे के सारे जो हैं, दैट ऑल मैंगोज आर रॉ। जितने भी बास्केट के अंदर मैंगोज हैं वो सब के सब कैरियाँ हैं। सही है। यानी कोई आम नहीं है इसके अंदर। आपने एक जनरल सी बात कर दी। आपने क्या किया, आपने एक बकेट खोली और बकेट के अंदर से आपने या आपने पेटी खोली, पेटी के अंदर से दो आम निकाल लिए, दोनों की दोनों कैरी निकली। जब दोनों कैरी निकली तो आपने कहा ये पेटी कैरियों की, आमों की नहीं है। आपने एक जनरलाइज जो है एक रिजल्ट कंक्लूड कर दिया, जो कि हो सकता है सही हो सकता है, रियलिस्टिक हो सकता है और रियलिस्टिक ना हो। सही। तो इंडक्टिव रीजनिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा जो है वो क्लियर नहीं होते। तो इसका मतलब ये कि आप जो डिड्यूस करते हैं वो जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं देते। इंडक्टिव के अंदर आप जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं, इंडक्टिव के अंदर आप जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं। डिडक्टिव ऐसा नहीं है। डिडक्टिव क्या कहता है, डिडक्टिव ये कह रहा होता है कि आपके पास आपने क्या किया कि आपने एक स्टेटमेंट ये थी, आपने ये दी कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट। आपने एक स्टेटमेंट दी कि तमाम के तमाम मैंगोज हैं, फ्रूट है, बात बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट थी ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स। जितने भी फ्रूट्स हैं उसके सीड्स हैं। सही है। जितने भी फ्रूट्स हैं उसके पास उनके बीज हैं। दीज आर टू जनरल स्टेटमेंट। ये भी जनरल स्टेटमेंट है, ये भी जनरल स्टेटमेंट है। मगर इसका जो कंक्लूड कर रहे हैं मैंगोज हैव सीड्स, यानी कि यहाँ मैंगोज यहाँ पे सीड, ये डेफिनेटली ट्रू। इसका मतलब ये कि जो आपने जो नतीजा अखज़ किया है वो बिल्कुल सही आपने नतीजा अखज़ किया है। मैंगोज हैव सीड्स के माने की डिडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू रीजनिंग आपके पास कहलाई जाती है। इसके अंदर दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे हो गई। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसमें क्या है, डीप लर्निंग इज ए फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग कंसिडर्ड विद एल्गोरिथम दैट इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन that work in a hierarchical way. Deep learning model which are mostly based on the artificial neural network have been, देखें इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको दिखा दूँ अभी। आपके पास इनपुट्स और के बाद हिडन लेयर होती है, जिसमें एक हिडन लेयर है हमारे पास, वो न्यूरल नेटवर्क है। और जिसके अंदर मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे जो हैं वो डीप लर्निंग करा रही होती हैं। उसमें रिजल्ट्स में आ रहे होते हैं। मगर मैं आपको जो अभी पढ़ाना चाह रहा था, तो मैं ये नहीं पढ़ाना चाह रहा था। हाँ, ये बताना चाह रहा था मैं आपको।
जी। अच्छा, मैं इसमें ये बताना ही चाह रहा था मैं आपको कि आपके पास ये टॉपिक आपके एडवांस हो जाएगा, हम ये आसान टॉपिक रखते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास जो है बेसिक नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसका यूज़ करते हैं, और दूसरा नाम होता है थ्योरी ऑफ बिलीव्स। इसका दूसरा नाम है बेसिक नेटवर्क का, जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ बिलीव इन, किसी चीज़ पे यकीन रखना। सही, इसको बेसिक नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपके पास तीन चीज़ें हैं। एक है हमारे पास एक लॉटरी है, एक हमारे पास क्या है, लॉटरी है, दूसरी रेन है, चौथा वेट है, पांचवा सिलिकॉन। एक लॉटरी है, रेन है, वेट है, सिलिकॉन, चार चीजें। अब बेसिक नेटवर्क क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। प्रोबेबिलिटी, लॉटरी, रेन, वेट। अब ये क्या है, तीनों चीजों से एक दूसरा, तीसरों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है, लॉटरी का भी, रेन का भी, वेट का भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी जो है, इसका ताल्लुक जो है ना रेन के साथ है, ना इसका ताल्लुक वेट के साथ है। वो लॉटरी भाई किस्मत में लगे ना लगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, रेन का भी ताल्लुक जो है ना लॉटरी के साथ है, वो भी इंडिपेंडेंट है, ना वेट के साथ है ना। क्योंकि ये तो नहीं है कि बारिश होगी तो लॉटरी निकल आएगी, या लॉटरी निकलेगी तो बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है? मगर रेन इंडिपेंडेंट है तो उसको इंडिपेंडेंट ही रखेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, वेट का जो रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वो रेन के साथ है। यानी कि बारिश होगी तो चीज़ें गीली हो जाएंगी। सही है? बारिश नहीं होगी तो चीज़ें गीली नहीं होंगी इन जनरल। डिटेल, अच्छा, बेसिक नेटवर्क रिलेशनशिप प्रोबेबिलिटी। अब क्या है प्रोबेबिलिटी, आपने लिखा है यहाँ पे लॉटरी, रेन, वेट, और हमारे पास एस क्या है, स्लिप है। तो प्रोबेबिलिटी लॉटरी, प्रोबेबिलिटी रेन, प्रोबेबिलिटी वेट एंड रेन, प्रोबेबिलिटी आपके पास एस, स्लिपरी वेट। अच्छा, जब आप स्लिप होंगे तो, जब गीले होंगे तो वेट स्लिप होने के चांसेस हैं। अगर सड़क गीली होगी तो आप फिसल सकते हैं। तो अब इन दोनों का रिलेशनशिप आपके साथ है। तो इन जनरल हमने जो कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि ये तीन चीज़ें एक साथ एक्ट करती हैं, जिसके अंदर स्लिप, वेट और रेन, अगर तीनों चीज़ें साथ होंगी तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी कोई बंदे के स्लिप होकर गिरने की। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये चीज़ें मौजूद थी इसके अंदर। आ, अच्छा, इसमें क्या है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस क्या है, एनालॉजिकल रीजनिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग एनालॉजीज, बाय कंपेयरिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा तो चीज़ें आपके पास इतने आराम से सही तरीके से आपको नहीं मिलेंगी, नहीं पता लगेंगी। अच्छा, तो हम यहीं पे ये चीज़ देख रहे थे इसमें। Underlies or that is a founding stone of a lot of artificial intelligence application. So let's define what machine learning is. So it is a subfield of computer science that explores how machine can learn to perform certain tasks without explicit programming. So this is important, like you can program through some logic and rules artificial intelligence in a way that it looks that it's performing intelligent task. However, machine learning is uh, basically trying to program algorithms that if you feed them any type of data, uh, they will be able to learn to perform a certain task without explicitly programming it for that particular task. Semi-supervised learning as a जी, fourth इम्पोर्टेंट है, kind, इम्पोर्टेंट तो इसको पढ़िए। but you will see it is basically a mixture of supervised and unsupervised learning. So the main kind are supervised, unsupervised, and reinforcement learning. So supervised learning is when you are teaching the machine, when you are supplying it with the data and you're telling it what you want as an output. So it's task driven, is like predict the next value if I have certain values in a some like time frame, or classified text, whether it's positive or negative, so something like sentiment analysis, or detect cats on the picture or cars on the picture or stuff like that. So but what is important is that you need to supply it with data that has a labels. You need to show the machine what you want it to output at the end. Unsupervised is completely different, completely opposite of the supervised. So you're
basically just giving it the data and try to let machine figure out whether there are any patterns in the data. And here the main uh, task is basically clustering. So try to find out the clusters of data that are appearing there. And the third kind is reinforcement learning, and it is basically learning from mistakes. So you're usually having an agent that doesn't know what to do, so you put it in a game, for example, and it at the beginning randomly clicks the commands, and over time he learns or it learns based on some reward system that certain commands or certain sequence of the commands are quite beneficial for it. And therefore it learns slowly to, by replaying the game again and again, it learns to play the game. And as well, this can be applied for example, robotics, where a robot will learn how to move around the room, or automated cars, where the cars would learn how to drive slowly and stuff like that. So basically, you will have a system of rewards and punishment. The agent will try things out at the beginning, and then ओके, मैं आपको एक बार पढ़ दूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है मशीन लर्निंग, इसकी 3 ब्रांचेस हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्स्ड। इसमें क्या है, टास्क ड्रिवन है हमारे पास। प्रिडिक्ट नेक्स्ट वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और m की वैल्यू 4 है, तो हम आराम से जो है वो नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट वैल्यू है क्या पे। सही है, तो नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे होगी, किस तरह से होगी, हम उसको प्रिडिक्शन हमारी आसान होती है। अच्छा, उसके बाद क्या डेटा ड्राइविंग है हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। आइडेंटिफाई क्लस्टर्स। अच्छा, क्लस्टरिंग के माने किस तरफ का ट्रेंड ज़्यादा है। अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये कि अगर मैं आपसे क्लास में पूछूं कि आपके पास कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, और आपके पास 2 बड़े क्लस्टर्स बन गए, एक बना बॉयज़ का, एक बना गर्ल्स का। लेट्स से गर्ल्स जो हमारे पास 2 हैं और बॉयज़ हमारे पास 28 हैं। तो बड़ा क्लस्टर किसका हुआ? बड़ा क्लस्टर जो है बॉयज़ का हुआ, छोटा क्लस्टर क्या हुआ? गर्ल्स का हुआ। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे पास हमारी जो आईसीटी की क्लास है, उसके अंदर डोमिनेंट जो है मेल डोमिनेंट क्लास है हमारे पास, ठीक है? और फीमेल डोमिनेंट नहीं है। अगर हम यही चीज़ अब मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर देखें, तो वो फीमेल डोमिनेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर गर्ल्स ज़्यादा पढ़ती हैं मेडिकल, और बॉयज़ मेडिकल जो है वो इतना नहीं पढ़ते। इसको हम कह सकते हैं। या हम इस तरह से एक और एग्जाम्पल लें कि आपकी क्लास के अंदर पूछें कि कितने उम्र के बच्चे जो हैं, कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 प्लस है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं हमारे पास, और कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र अंडर अंडर 18 है। तो वहाँ पर एक क्लस्टर बनेगा 18 से अंडर का। वो उसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास, हो सकता है 8-10 स्टूडेंट ही हों या 4-5 स्टूडेंट ही हों, और हमारे पास एक क्लस्टर बनेगा जिसमें 2-3 स्टूडेंट ही होंगे हमारे पास, जिनकी एज जो है वो क्या होगी, तो वो 20 प्लस होगी। तो हम जो 2 क्लस्टर्स हमारे बनेंगे, हम उससे बता सकते हैं कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, रीइंफोर्स लर्निंग। इसमें क्या है हमारे पास, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अच्छा, इसमें रॉड बैलेंसिंग हम कह सकते हैं। रॉड को हम बैलेंस करते हैं कि हथेली को पता है, एक रॉड को खड़ा करें आप, और उसके बाद उसको आप देखें कि कहाँ गिर रही है वो, तो जहाँ वो गिरेगी आप उसको बैलेंस कर दें। तो ये लर्निंग के थ्रू आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं। अच्छा, एक डायग्राम है, उसके अंदर क्या है, डिफाइन, परफॉर्म, रिफाइन बिजनेस प्रॉब्लम। सही है, रिफाइन करते परफॉर्म करते बिजनेस प्रॉब्लम को। डेटा डेटा हमारे हमारे पास क्या है, डेटा इंटीग्रेशन है, डेटा क्लीनिंग है, फ्यूचर सिलेक्शन है, बिल्डिंग मशीन लर्निंग मॉडल है हमारे पास, टेस्टिंग मॉडल्स है हमारे पास, डिप्लॉयमेंट है, और मॉनिटर मॉडल परफॉर्मेंस है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ आ रही है हमारे पास, जी, stuff like that, and you want, for example, a program to classify whether it's a cupcake or apple. And uh,
here basically you would have a classified data that will be used for learning. The machine learning model will be created that takes this data and takes these labels and creates a model that when unseen data like a new cupcake come, it can say that it has a class of cupcake. Uh, when it's unsupervised learning, you can have this like number of unlabeled data with cats and mouses with Tom and Jerry, but you don't know that it's Tom and Jerry. So you can go through the process that we explain, so a bit of data cleaning, some kind of like feature selection, you go to the algorithm and you create a model, and the model will be able to group all the mouses in one cluster and all the cats in the other. So this is kind of like how this is kind of like algorithm is able to distinguish the shapes and the data points without you explicitly telling it. Like it won't say that this is a cat, but then by looking at the couple of examples, you will be able to see what's the pattern that the algorithm went by, and then you maybe would label the class. It can perform certain types of actions. Initially, it would try random actions, but as it goes towards the tree, as he would get closer and closer, he would get more and more reward. So over the time, he would learn that he needs to reach the tree and what is actually the best way, the most optimal way to reach it. And as well with any other games like Atari games or whatever, this is like very useful approach to learning. So if you have these agents in certain environment, reinforcement learning is one of your probably best bets. And thank you. So this is it for this video. अच्छा, ये मैंने आपको बताया है इसमें, और कुछ और चीज़ें जो है मैंने इसमें निकाल के रखी हैं। और हाँ, बिल्कुल। मैंने एक चीज़ जो निकाल के रखी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाई थी, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या कहती है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें बहुत डिटेल के साथ जो है बताया कि हाउ इट वर्क्स, किस तरह से काम करती है और क्या है, बहुत डिटेल के साथ मैंने इसको बनाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको
बिग डेटा भी जो है फील्ड है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पीएचडी के बनाए हुए ये लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं। न्यूरल नेटवर्क कैसे बताया हुआ सारा का सारा, और इट वर्क्स, तमाम चीज़ें। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा पॉज करता हूँ, चीज़ों को निकालता हूँ, एंड देन
अच्छा, अब यहाँ पर जो है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके पास वो मशीन लर्निंग का ही है टॉपिक ये। तो सुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन, अनसुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तमाम डेफिनेशन यहाँ मौजूद हैं। Similar to supervised but does not construct a function instead of transdiction, learning to learn। अच्छा, इसमें जो मैं आपको डायग्राम बता करवाना चाह रहा हूँ ना मेरे पास, तो मैं ये चाहता हूँ कि जी, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये एज है, मार्शल स्टेटस है, एनुअल सैलरी, आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स है, क्रेडिट कार्ड है। अब इस बंदे को जो है फॉर एग्जांपल एक जो है आपके पास ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर ये कहा जा रहा होता है कि किसको क्रेडिट कार्ड दिया जाए, किसको क्रेडिट कार्ड ना दिया जाए। अगर एक बंदा है जिसकी एज जो है वो यंग है और सैलरी उसकी कम है और तो घर अपना है नहीं और उस पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, तो आप बताएं कि उसको क्रेडिट कार्ड देंगे आप? दोबारा बताता हूँ, एक बंदा है जिसकी जो एज यंग है, उसकी सैलरी उसकी कम है और उसका हाउस जो है वो रेंट पे और उसके डिपेंडेंट्स हैं घर में वो ज़्यादा है, तो आप बताइए कि आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम चीज़ें जो हैं जो मैटर कर रही हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो डेफिनेटली उसको पे ऑफ नहीं कर सकता वो। क्यों? उसकी सैलरी भी कम है, रेंट पर भी है, लोग भी ज़्यादा हैं, तमाम चीज़ों का इसमें मसला है। तो आप उसको नहीं देंगे। वो एक ऐसा बंदा है जिसके पास सैलरी अच्छी है, घर भी अपना है, जॉब जॉब भी इसकी जैसे बोलते हैं डिपेंडेंट भी कम है उसके पास, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग उसकी हाई है। तो ये इस तमाम चीज़ों को हम कह रहे होते हैं आपके पास डिसीजन ट्री के थ्रू बता रहे होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे यस लिखा है, इसका मतलब ये कि यंग है, ट्रू है, ओन हाउस फॉल्स है, गुड क्रेडिट रेटिंग है, यस। अच्छा, उसके बाद क्या है? यंग है, जॉब अच्छी है उसके पास, घर पे किराए का, कोई बात नहीं, तो क्रेडिट रेटिंग से गुड हो गई हमारे पास। तमाम चीज़ें जो है इस तरह से डिसाइड कर रहे होते हैं। आप उसको पूरे चार्ट को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। अब यहाँ देख लीजिए, एक ओल्ड है बंदा, उसकी जॉब भी नहीं है, घर भी नहीं है, रेटिंग फेयर है, आप उसको क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे। एक्यूरेसी इज द नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। डिसीजन ट्री आपने बनाया है ऐसे करके, ये जॉब है, रेटिंग। अच्छा, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? डेटा बिलोंग्स टू सर्टेन ग्रुप और ट्रेनिंग, ये क्लासिफिकेशन है हमारे पास। क्लस्टरिंग क्या है? एक तरह का डेटा है हमारे पास, विच है डेटा चूज। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी क्लास के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स की। रिग्रेशन के माने क्या है? रिग्रेशन माने लुकिंग बैक, पीछे देखना, रिग्रेशन कहते हैं। तो रैंकिंग ऑफ डेटा पॉइंट्स तो हम रिग्रेशन कह रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत अच्छी एग्जांपल समझाने के लिए। ये आपके पास ये बास्केटबॉल प्लेयर है, इनकी हाइट 6 फीट है, इससे ज़्यादा हाइट है, पाउंड यहाँ पर 250 पाउंड से ज़्यादा है। तो 250 पाउंड से ज़्यादा होगा तो भाग नहीं सकता, तो 250 पाउंड तक होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो ये लोग जो हैं वो 250 पाउंड से कम है और हाइट भी 6 फीट ज़्यादा है। तो इन लोगों को जो है आप टीम में ले लेंगे। मगर आप ऐसे लोगों को जिनकी हाइट जो है 4 फीट है और उनकी जो वज़न है वो 250 पाउंड से बहुत कम है, सही है, या उनकी हाइट जो है वो 6 फीट से कम है और उनका वज़न 300 पाउंड है, आप उसको नहीं लेंगे। जी, तो डिसीजन ट्री बना कैसे? हाइट 6 फीट से ज़्यादा हो, यस, वजन 250 पाउंड से कम हो, यस, इसको हम ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है हमारे पास हैंड राइटिंग रिकग्निशन के अंदर डिसीजन ट्री इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे? आप फीचर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एक आपने जीरो लिया, एक आपने उल्टा सी लिया, एक आपने सी लिया, एक आपने यू लिया। यहाँ 0 से लेकर 9 तक है, आपका 0 1 2 3 4 ये हाथ से लिखी हुई वर्ड्स है।
अब हमने क्या किया, 0 बटे 5 7 8 9 10 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारे पास उल्टा सी है और एक और सी है। मैं थोड़ा उसको जूम कर दूँ ताकि समझ में आए इसको। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए हम 2 की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से ये उल्टा सी है और ये सी है, ये 2 है, ये डबल उल्टा सी है, या फिर यू है और उल्टा सी है, या सी है उल्टा सी है, ये सी है 0 है, ये उल्टा सी है, ये डबल जीरोस है और ये 0 9। तो आपने कहा कि जब भी आपको इस तरह की चीज़ मिलेगी तो ये 6 होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा 1 होगा, 0 मिलेगा तो 0 ही होगा, इस तरह से मिलेगा तो 9 होगा। ये हैंड राइटिंग रिकग्निशन जो है इस तरह से काम करती है डिसीजन ट्री के अंदर। हमने रीअरेंज किया, अब ये आ गया, ये इस तरह से क्लियर चीज़ें आ गई। अब ये फिलर्स डाल दिए कि भाई यहाँ पे क्या ब्लैंक है, यहाँ पे क्या ब्लैंक है, यहाँ पे क्या ब्लैंक है, आपने फिलर्स डाल दिए, उससे जो है आइडेंटिफिकेशन आपकी कंफर्म हो जाएगी। फिर आपने कोई सेट्स बना दी, कन्फाइनिंग फीचर्स के लिए आप सेट्स बना दिए। अब 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से जो भी सेट आपके पास आएगा वो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 कहलाएगा। तो अब आप ये देख लीजिए कि आपके पास ये आपने उल्टा सी बनाया, एक सी आपके पास, अच्छा ये हमारे पास ऊपर है, यहाँ पास डाउन है, यानी ये ऊपर है, ये जब इसके साथ मिलेगा 3 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जब ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा तो एक 5 बन जाएगा। अच्छा अब हमारे पास क्या है कि ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा तो 9 बन जाएगा। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरा अल्फाबेट्स आ गए डिसीजन ट्री के हिसाब से। और जो मुझे बताना था, डिसीजन ट्री बताना था आपको, डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेज दिए, और भेजने की वजह यही है कि आप ताकि समझ सकें क्या है क्या नहीं। अच्छा ये पूरा कोड है, कोड बना के मैंने भेजा है। इसकी वजह क्या है, जब उसको रन करेंगे इस कोड को तो हैंड राइटिंग रिकग्निशन करेगा कि अपने हाथ से लिखा हुआ और यहाँ पर अल्फाबेट्स में लिखा हुआ आ रहा है। उसी एल्गोरिथम के थ्रू जो मैंने आपको ऊपर दिखा। ठीक है, आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसा करते हैं कि आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हमने ये सारी कंप्लीट कर ली हैं, इसको देख ली हैं। कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। और ये कि विश यू ऑल द बेस्ट, ओके, फॉर योर फाइनल्स एज वेल। पूरी जान मैं भी लगा रहा हूँ। आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग अपने प्रेजेंटेशंस के लिए इंडिविजुअल बेसिस पे, और आप मुझे इसकी वीडियोस आप मुझे दे दीजिएगा। पहले आप मैं एक्सेल फाइल के अंदर टॉपिक्स निकाल के भेज दूंगा मैं आपको, एक्सेल फाइल भी शेयर कर दूंगा। टॉपिक को आप देख लीजिए और उसको अपने नाम के आगे लिख दीजिए, तो वो एक्सेल फाइल सबके लिए विजिबल होगी। और उससे फ़ायदा ये होगा, हमको पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक लेना है, कौन सा टॉपिक नहीं लेना। ओके, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।